स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से हमारा अतीत इतिहास NCERT क्लास 6 यानी क्लास 6 के चैप्टर 3 में हम आरंभिक नगर को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें और कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तो आज का जो चैप्टर है वह है आरंभिक नगर। तो देखते हैं इसके बारे में। तो आरंभिक नगर में सबसे जो आते हैं कि हड़प्पा की कहानी या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो उसी में दिया गया है कि हड़प्पा की कहानी, सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। यह एक पुरानी कथा है। ये लगभग कितने से था, 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम से जुड़े इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो वर्तमान में इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को एक खंडहर दिखाई दिया, जिससे उन्होंने क्या किया, उसमें छानबीन किया, तो उन्हें हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो अभी समय पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट है, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की कहानी की खोज की और हड़प्पा की खुदाई कराकर इस सभ्यता को प्रकाश में लाया। सर जॉन मार्शल ने के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में प्रारंभिक में इसकी खुदाई एक खंडहर से ईंट उखाड़ने और रेलवे लाइन बिछाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई और यह खंडहर उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था, और बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। शुरू में तो केवल इससे बहुत सारी ईंटें निकल रही थी, तो ईंटों को निकालने की दृष्टि से किया गया था और रेलवे लाइन बिछाने की दृष्टि से किया गया था, लेकिन बाद सबसे पहले हड़प्पा ही मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य कालीन थी। सिंधु सभ्यता भारत में प्रथम नगरीय क्रांति मानी जाती है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी उसका आकार त्रिभुजाकार था। यूं इस प्रकार, ये आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है कि इसके पूर्व उत्तर में मांडा था, जो कश्मीर में है। पश्चिम में सुत कांगेडोर था, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूर्व में आलमगीर, जो यूपी में है, और इसके दक्षिण में दैमाबाद, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार इसकी आकृति कैसे बन रही है, एक त्रिभुजाकार की आकृति बन रही है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं, इन नगरों की क्या विशेषता थी। इन नगरों को 2 भागों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा भागों में बांटा गया है, लेकिन 2 ही मुख्य था, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग का आकार क्या था, छोटा था, लेकिन ये ऊंचाई में बसा हुआ था, और जो पूर्वी भाग था इसका आकार बड़ा था, लेकिन ये निचली स्थिति में बसा था। तो पुरातत्वविदों ने जो इनकी खोज की थी, तो पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग के नाम से कहा था, और पूर्वी भाग को उन्होंने
नगर के नाम से कहा था। ओके, अब देखते हैं क्या थी। इनकी दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो का तालाब सबसे महान स्नानागार कहा गया। जो मोहनजोदड़ो में एक तालाब था मिला था जो एक महान स्नानागार के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं इसकी क्या कुछ विशेषता थी, वो देख लेते हैं। यह जो तालाब था ईंट और प्लास्टर, इसमें क्या था, ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। ओके, पानी रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जो प्लास्टर था उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी जिससे पानी क्या हो, निकले ना। ठीक है ना। दो तरफ से सीढ़ियां और इसके चारों ओर क्या था, कमरे बनाए गए थे। मतलब ऐसा सजाया गया था कि बीच में रहे, एक नगर के बीच, और चारों तरफ इसके नगर बसा दिया गया था। दो तरफ से इसके लिए सीढ़ियां उतरने के लिए दी गई थी। ठीक है ना। और इसमें क्या किया है, इसका में जो पानी होता था पानी कुआं से निकाल कर भरा जाता था। ठीक है ना। बाद में इसका उपयोग करने के बाद पानी को निकाल दिया जाता था। तो ऐसा लगा, ऐसा मतलब इस तालाब के महान स्नानागार से यह प्रतीत होता है कि वहाँ कुछ विशेष अफसर या कुछ विशेष लोग ही स्नान किया करते थे। ओके, अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख नगर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बसे थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला था सुतकांगेडोर, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी किनारा माना जाता है। ओके, अब देखते हैं आलमगीर। यह एक पूर्वी सीमा में है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, यमुना के सहायक हिंडन के तट पर है। मांडा, यह उत्तरी सीमा में है जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में और चिनाव नदी के किनारे है। ओके, अब देखते हैं दैमाबाद। यह दक्षिणी सीमा पर है जो महाराष्ट्र में है और किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के तट पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह इसके जो 200 स्थल वो कहाँ चले गए, गुजरात में चले गए थे। ठीक है, अब देखते हैं हड़प्पा जो मेन है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब के क्षेत्र में है और रावी नदी के तट पर है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ सबसे बड़ा स्थल था और यहाँ श्रमिक आवास मिलता है। इसके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर कुछ श्रमिक आवास थे। मिट्टी के मूसा और अन्नारगार की प्राप्ति यहाँ से हुई है। इसको याद करने के लिए PHDR यानी पाकिस्तान के, एच मतलब है हड़प्पा, डी से दयाराम साहनी, और कहाँ बसा है वो, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है ना, तो ये आप याद कर सकते हैं PHDR। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का तात्पर्य होता है मृतकों का टीला। तो इसे क्या कहा गया, मृतकों का टीला कहा गया। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। यह स्थित कहाँ है, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में और किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। ओके, इसको याद कर सकते हैं RPS। ठीक है ना। तो किसने, रखालदास बनर्जी ने खोज किया, पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे है ये, सिंधु नदी के तट पर। ओके, अब देख लेते हैं इसकी कुछ खासियत। यहाँ एक मुहर मिली थी जिसमें एक त्रिमुखी पुरुष को योग के पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये एक शंकर, ऐसा बाद में माना गया कि एक शंकर भगवान की मुद्रा में या उनकी पूजा वहाँ कर रहा होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार के प्रमाण एवं सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, अब देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा
कालीबंगा का तात्पर्य है काले रंग की चूड़ियाँ। ओके, यह है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वह जुते हुए खेत, लकड़ी के बने नाले और मकानों में पल्ले वाला दरवाज़ा और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और इस अग्निकुंड में यज्ञ किए जाते रहे होंगे ऐसा माना जाता है। और बड़े बड़े यहाँ पर क्या थे, अग्निकुंड बने हुए थे। अब देखते हैं लोथल, 8वां जो है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे पर है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर यह बसा हुआ है। इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले? अन्न पीसने की चक्की, चावल के अवशेष मिले हैं। पहली बार ये प्रश्न कई बार बहुत सारी पीएससीओ में पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बार मिला, तो वो कहाँ मिला था? लोथल में। यह बंदरगाह होने का प्रमाण है। अग्निकुंड मिला था, नाव के साक्ष्य मिला था। मृद भांड पर एक ऐसा चित्र जो पंचतंत्र की कहानी में चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। मतलब मृग भांड जो था उसमें एक ऐसा चित्र बनाया गया था जो क्या पंचतंत्र की कहानी में जो चालाक लोमड़ी थी उसकी याद दिलाती थी। तो ये यहाँ पे अवशेष या साक्ष्य भी मिले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, अन्य में आ जाएगा आपका चहूदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है यह, ठीक है ना। इसमें साक्ष्य क्या था? मनके बनाने, लिपस्टिक आदि कांस की बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर को निशान, ये सभी क्या यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। अब देखते हैं रंगपुर। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर है और रंगपुर और लोथल से दोनों स्थलों से धान की भूसी का साक्ष्य मिला था और यहाँ पे कच्ची ईंटों का एक दुर्ग पाया गया है। ओके, अब देखते हैं इसी में एक है कोट दीजी और एक रोपड़। तो कोट दीजी जो है वो सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। रोपड़ जो है पंजाब, ठीक है ना, कि रोपड़ जगह पर जो सतलज नदी के तट पर है। अब आलमगीर यह मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। ओके, अब देखते हैं सब हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें। तो देखते हैं इनकी भवन कैसे बने थे। तो 1 या 2 मंजिले थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या था? घर के आंगन के चारों ओर कमरे थे, बीच में एक आंगन था, उसके चारों ओर क्या था? कमरे थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार है, मतलब घरों से अलग स्नान घर था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है ना। तो आमतौर पर ऐसा लगा जाता था कि जैसे आज भी उसी तरह घर बनाए जाते हैं कि 1 या 2 मंजिले, आज तो ज़्यादा मंजिले के बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी घर का जो आंगन है लगभग कहाँ होता है? घर के बीच में होता है, उसके चारों तरफ घर होते हैं, ठीक है ना। तभी और अलग एक स्नानाघर बनाया जाता है। तो उस वैसे पहले भी बनाया जाता था, अब भी है। अब देखते हैं नाले कैसे बनाए गए थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जो एक सीधी लाइन में बने हुए थे और हर नाली में क्या थे? हल्का एक ढलान था, ठीक है ना। और घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया जाता था, ठीक है ना। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, ठीक है ना, और उसकी देखभाल सफाई की जाती थी बीच बीच। अब देखते हैं आगे, नगर और नए शिल्प। अब देख लेते हैं नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने आदि और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई चीजें मिली हैं, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर के मुहरे बनाते थे और उन पत्थरों को क्या कहा जाता था? कार्निलियन से बनाए जाते थे। कार्निलियन नाम का एक पत्थर था और उन्हीं पत्थरों से क्या मुहर, ये सब औजार वगैरह बनाया जाता था। मतलब उन पत्थरों को क्या कहा जाता था? कार्निलियन का के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना।
अब देखते हैं मोहनजोदड़ो में पत्थर से बनी मूर्ति मिली जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। मतलब एक ऐसी मूर्ति मिली जिसमें क्या है कि उसमें जो वस्त्र पहने थे तो कढ़ाईदार थे, वह बड़ी उसमें एकदम सजावट बनाया गया था। ओके, अब देखते हैं मुहर। पत्थर से मुहरें बनी मिली थी जो आयताकार थी जिसमें जानवरों के चित्र मिलते थे। मतलब एक आयताकार की पत्थरों से बनी मुहर मिली थी जिस पर जानवरों के चित्र बने हुए मिलते थे। अब देखते थे बर्तन कैसे हड़प्पा कालीन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ओके, अब देखते हैं लगभग 7000 साल पहले से मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती रही होगी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। अब देखते हैं पकी मिट्टी और तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देती हैं। मतलब वो जो एक मूर्ति मिली थी जिस पर वस्त्र कढ़ाईदार पहने हुए थे, उन कढ़ाईदारों में चांदी के एक फूलदार के ढक्कन और कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए थे वो, ठीक ना। और वो पकी हुई मिट्टी और फेन से बनी तकलियों के सूत से उसको क्या किया गया था, बनाया गया था, इसे सजाया गया था। तो ऐसे लगता है कि ये मोहनजोदड़ो में ये चीज पाया गया होगा। अब देखते हैं फेयांस क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो पत्थर जो है और शंख है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन जो फेयंस नामक पत्थर था या फेयंस नामक धातु थी तो उसको क्या है, एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसका निर्माण कैसे होता था, यह बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे बनी वस्तुएं बनाई जाती थी। तो जो फेयंस का निर्माण होता था तो बालू और स्फटिक को मिला करके बनाया जाता था। तो इससे मिलाकर के बनाया जाता था, फिर चिकने परत चढ़ाया जाता, फिर उसमें एक चिकना परत चढ़ा दिया जाता था, ठीक है ना। और उसका रंग जो था प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। जैसे समुद्र का रंग हल्का हरा हरा होता है वैसे ही होता था, नीला या हरा। इससे चूड़ियाँ, मन के बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस का निर्माण ऐसे होता था और उससे ये चीज बनाई जाती थी। अब देखते हैं आगे कच्चे माल की खोज कैसे की गई। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या तो फिर किसान या पशुपालक के द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए लकड़ी या धातुओं के अयस्क, लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ठीक है ना। फिर इन कच्चे माल को क्या करते हैं किसान के द्वारा इन कच्चे माल को फिर एक नई चीज़ों से बनाई जाती है। फिर जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए किसान के द्वारा पैदा किए गए कपास कच्चा माल है, ठीक है ना, जिसे बाद में कताई बुनाई करके क्या बनाया जाता था, कपड़ा तैयार किया जाता था, ठीक है ना। तो कपास हो गए एक कच्चा माल, लेकिन उससे बाद में जो कढ़ाई बढ़ाई किया गया तो वो एक कृत्रिम हो जाता है, ठीक है ना। और कच्चा माल क्या है, या तो किसानों के द्वारा पैदा किया जाएगा या तो प्रकृति के द्वारा मिलेगा। तो जैसे ये सब हो गया। और कुछ हड़प्पा कालीन सभ्यता में कुछ वस्तुओं का या कुछ धातुओं का क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। आयात करने वाली वस्तुओं में तांबा था, आपका लोहा था, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर थे। अब देखते हैं इनका निम्न धातुओं का कहाँ से आयात किया जाता था। तो तांबा का आयात आज के राजस्थान से, जो आज का राजस्थान है वहाँ से किया जाता था। और कहाँ से किया जाता था,
पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। तो जो तांबा का आयात किया जाता था राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, दो जगह से किया जाता था। अब देखते हैं टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। अब देखते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध होता था। तो हड़प्पा के लोग गांव और शहरों में रहते थे, मतलब दोनों जगह रहते थे, और ये अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। क्या क्या करते थे ये? अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो कौन कौन से फसलों को उन्होंने उगाया था, जिसमें गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है ना। अब देखिए किसान और चरवाहे तो रहते थे, लेकिन कुछ इसमें क्या थे, शासक भी रहते थे। कुछ शहरों में रहते थे और कुछ गांवों में रहते थे। तो गांव वाले शहर वालों को उनको भोजन की और इन सभी अनाजों की उपलब्धता करवाते थे। जमीन की जुताई के लिए लकड़ी बने हल का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बने रहे होंगे, लेकिन क्या कहते हैं, लकड़ी से बनाए जाते थे और उनके साक्ष्य के रूप में लकड़ी के बने हुए खिलौने, बने हुए हल के खिलौने मिले हुए थे। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया था कि लकड़ी के हल बनाए गए होंगे। और क्या किया गया था कि कुछ यहाँ पर मतलब जहाँ खेती होती थी, लेकिन अगर वर्षा न होती थी, न हो तो सूखा होने के कारण जहाँ कम वर्षा होती थी, तो यहाँ सिंचाई के लिए ये लोग क्या किए थे, व्यवस्था किए थे, जिससे संभवतः क्या हुआ था कि पानी का उन्होंने संचय किया था, इकट्ठा करके रखे रहे होंगे, बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसे क्या किए थे, उन्होंने सिंचाई के रूप में उसका उपयोग करते रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया था। अब देखते हैं पालतू जानवर। पालतू जानवर में हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ओके। और आसपास तालाब और चारागाह होते थे। इनके चारों आसपास क्या होता था, तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन वो क्या करते थे, आगे सूखे के महीनों में, जब बारिश ना हो, सूखे महीनों में, तो ये क्या मवेशियों को झुंड का झुंड दूर तक ले जाया करते थे चराने के लिए, उनकी भोजन की उपलब्धता के लिए। ठीक है ना। और ये बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, बेर, खाने वाली बेर, और मछलियां पकड़ते थे, और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो इनकी क्या होगी, इस तरह उन्होंने भोजन की व्यवस्था करते थे। अब देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर पाए गए थे, उनमें क्या क्या विशेषता थी, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, किसके, खदीर बेत के किनारे धौलावीरा बसा था, धौलावीरा नगर बसा हुआ था। यहाँ साफ पानी मिलता था एवं यहाँ की जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। अब देख लेते हैं धौलावीरा की और क्या विशेषता थी। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है ना। और हर हिस्से के चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें बनाई गई थी। ओके। और बड़े बड़े, अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होता रहा होगा। यहाँ एक लिपि, हड़प्पा लिपि मिली, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से पत्थरों पर खुदा पाया गया। एक लिपि जो मिली, उसमें कुछ अवशेष मिले, उसमें हड़प्पा लिपि जिसे कहा गया बाद में, तो उसमें क्या था, वो बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। ठीक है ना। तो इन जो अभिलेख मिले थे, यह लकड़ी में जड़ा हुआ गया था और एक अनोखा अवशेष था, क्योंकि ये आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख थे, मोहर थे, वो छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, चाहे वो लकड़ी में हो, चाहे पत्थर में हो, चाहे गीली मिट्टी में हो। ऐसा पुरातत्व वेदों को मिला था। अब देखते हैं गुजरात का ही एक नगर था जिसका नाम था लोथल। तो देख लेते हैं,
यहाँ क्या थी, यह गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के तट पर बसा था। ठीक है ना। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और यह पत्थर किससे बना होता था कि ये शंख और धातुओं से बनाई गई थी। यह पत्थर किससे बनाया था, शंख और धातुओं की चीज़ों से बनाई जाती थी, जिसका यहाँ पर एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। ओके। एक भंडार गृह था। ठीक है ना। इस नगर में एक भंडार गृह था। इसमें कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिली थी। तो जो मुहरबंदी थी वो क्या थी, गीली मिट्टी। जैसे यहाँ से इसे क्या कहा गया, एक बंदरगाह भी कहा गया, और यहाँ वस्तुएं बहुत सारी आयात निर्यात की जाती थी। तो ये लोग क्या किए थे कि एक मुहर बनाए थे, जो जिस पर ऐसा माना गया कि बाद में कि जो सामान का आयात निर्यात किया जाता था तो उसको पैक करने के बाद उसमें एक गीली मिट्टी चढ़ा दी जाती थी, गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और उस मुहर से उसमें लगा दिया जाता था। आगे इसके मुहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं लोथल को बंदरगाह, लोथल का जो बंदरगाह था, लोथल को बंदरगाह कहा गया, उसकी थोड़ी विशेषता देख लेते। यहाँ बड़ा सा तालाब था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ माल चढ़ाया और उतारा जाता रहा होगा। ठीक है ना। लोथल में एक इमारत मिली जहाँ मनके बनाने का कार्य होता था। क्या बनाने का, मनके बनाने का। और यहाँ क्या मिला था, मनके बनाने का काम होता था, लेकिन ये पत्थर के टुकड़े मिले, कुछ पत्थर के टुकड़े मिले, इसलिए ऐसा माना गया कि मनके बनाने का कार्य होता था। कुछ अधबने मनके मिले और उन मनके बनाने के उपकरण भी मिले वहाँ पर, और कुछ तैयार मनके भी मिले थे। इसलिए इस इमारत से ऐसा माना गया कि वहाँ मनका बनाया जाता रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने में होता था। थैलों को बंद करके उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। ये जो मुहर की छाप थी इसको बाद में कहा गया मुहरबंदी। अब देखिए, बाद में ये जब मुहर लगा दी जाती थी तो ये जो सामान का जब डिलीवर होता था या वहाँ पहुँचा दिया जाता था, तो अगर वह छाप छूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यदि वह जैसी लगाई गई वैसे ही वहाँ पहुँच जाए तो सामान सुरक्षित है। यदि बाद अगर उसमें निकाला गया या थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो ऐसा माना जाता था कि सामान की चोरी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब देखते हैं सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोग यहाँ के नगरों को छोड़कर जाने लगे। और क्या मिला, लेखन, मुहर लेखन और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात कम होने लगा धीरे धीरे। मोहर जोधड़ों की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जलिनकाश प्रणाली नष्ट होने लगी। और क्या होने लगी, सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो इससे ऐसा लगाया गया कि देखिए, इसका कोई साक्ष्य तो मिला नहीं है, यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता इसका नहीं चलता था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते थे। देखिए, कुछ विद्वानों ने कहा है कि ऐसे हुआ होगा, तब जाके इस सभ्यता का नष्ट हो गया। देखिए, कुछ विद्वानों के कथन देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई होगी इसलिए नगर नष्ट हो गए। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था इसलिए नष्ट हो गए थे, क्योंकि जंगलों से ईंट पकाने के लिए ईंधन मिलता था। यदि जंगल ही नहीं तो ईंधन नहीं मिलेंगे तो ईंट का निर्माण नहीं हो पाएगा। मैदान समाप्त हो गए थे, और मैदान समाप्त हो गए तो जो चारागाह और पशुओं के लिए घास, इन सब की जो मवेशियों के लिए मिलता था वो सब नहीं मिलना बंद हो गया था, इसलिए वो चले गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, ऐसा माना गया था।
शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ऐसा माना, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण जो था वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। जो भी हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। और क्या था, जो आधुनिक पाकिस्तान है उसके सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में चले गए थे और वहाँ पर नई नई छोटी छोटी बस्तियों बनाकर जाकर बस गए थे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का एक पतन हुआ या नष्ट हो गया। फिर उसके बाद इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनको हम आगे चल के नेक्स्ट अध्यायों में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यह सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता कालीन नगर थे, उनकी क्या क्या विशेषता थी, वो में क्या क्या पाया गया, आप पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह नेक्स्ट अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।